एक अलग देश के लिए 25 साल से लड़ रहे थे। हजारों लोगों ने जाने गंवाई, लाखों लोग देश छोड़ के रेफ्यूजी की ज़िंदगी जी रहे हैं। इस देश में शांति के लिए कौन किसके पैरों में गिर पड़े। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे नए देश के बारे में जो 2011 में अस्तित्व में आया। ये एक बहुत ही बुरे सिविल वार के बाद सूडान से अलग होकर नया देश बना। अलग देश बने हुए भी 12 साल से ज़्यादा हो चुका है, फिर भी यहाँ शांति नहीं है। इन 12 सालों में इस देश में बमुश्किल 2 साल शांति रही है। आज़ादी मिलने के बाद भी इस देश में सिविल वार क्यों हुआ, लोग किस समस्या से लड़ रहे हैं, इस देश में सीरिया और अफगानिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा शरणार्थी संकट क्यों पैदा हुआ, आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अफ्रीका के सबसे लंबे सिविल वार के बाद 9 जुलाई 2011 को साउथ सूडान एक अलग देश बना। साउथ सूडान के लोग 25 साल से भी ज़्यादा समय से अलग देश के लिए सूडान से लड़ रहे थे। इनका मानना था कि सूडान की सरकार साउथ के लोगों के साथ दोहरा सलूक कर रही थी और इनकी नीतियों की वजह से साउथ सूडान के लोग गरीब होते जा रहे थे। ये एक तरह से क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई थी। साउथ सूडान में 60% क्रिश्चियन 23 और 30% अफ्रीकी रूट के लोग हैं, जबकि सूडान में 97% मुस्लिम की आबादी है। आखिर साउथ सूडान देश बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ा। सूडान देश 1 जनवरी 1956 को इस्माइल अल असरी के अगुवाई में यूके और इजिप्ट से आज़ाद हुआ। उस समय इस्माइल सूडान को अरब मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन साउथ सूडान में 60% क्रिश्चियन और 33% पारंपरिक अफ्रीकी धर्म का पालन करने वाले लोग थे। उन्होंने इससे इनकार कर दिया। सूडान का पहला गृह युद्ध नॉर्थ के अरब मुस्लिम मेजॉरिटी और साउथ के पारंपरिक अफ्रीकन के बीच 1955 से 1972 तक करीब 17 साल तक चला, जिसके बाद नॉर्थ ने साउथ सूडान को साउथ क्षेत्र पर शासन करने की अनुमति दे दिया, लेकिन अलग देश बनाने से मना कर दिया। ये शांति समझौता सिर्फ 11 साल 1972 से 1983 तक चला। फिर से 1983 में दूसरा सिविल वार सूडानी सरकार और सूडान पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच शुरू हो गया, जो 1983 से 2005 तक चला। 2001 में जब जॉर्ज बुश यूएसए के प्रेसिडेंट बने तो साउथ सूडान के गठन को अपना प्राथमिकता बनाया। 2005 में फिर से सूडान की सरकार, उस समय के प्रेसिडेंट उमर अल बशीर और सूडान पीपल लिबरेशन आर्मी के बीच समझौता हुआ। अगर देखा जाए तो इसी समझौते से साउथ सूडान एक अलग देश बन गया, लेकिन कागजी कार्रवाई और प्रक्रियाओं के कारण फाइनली ये 9 जुलाई 2011 को अस्तित्व में आया। सल्वा किर प्रेसिडेंट बने और रिक मास्टर वाइस प्रेसिडेंट बने। अगर नाम का उच्चारण सही ना हो तो माफ़ करिएगा। ये दोनों दिनका और नुएर जनजाति से हैं, जिनका लड़ाई और हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। किर ने रिक को वाइस प्रेसिडेंट बनाया ताकि दोनों कबीलों में शांति बनाए रखें। उसके बाद रिक अल सल्वा के नेतृत्व और अर्थव्यवस्था पर पकड़ का विरोध करना शुरू कर दिया और चुनाव में खड़े होने की चुनौती देने लगे। सल्वा किर इससे नाखुश थे और माशर और किर के 28 कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। पीपल लिबरेशन आर्मी जो आज़ादी के लिए लड़ा था, 2 भागों में बट गया। एक दल सल्वा किर को और दूसरा रिक माशर को एज ए लीडर सपोर्ट करने लगा। 2013 के अंत में गृह युद्ध छिड़ गया। साउथ सूडान में करीब 60 एथनिक ग्रुप्स या जनजाति समूह हैं, जिनमें से बहुतों का हिंसक इतिहास रहा है और वो हमेशा से एक दूसरे से असहमत रहे हैं। पहले ही 2 सिविल वार होने से लोगों के पास हथियारों तक आसानी से पहुंच थी। 2016 में यूनाइटेड नेशंस की एक टीम ने साउथ सूडान में विजिट किया। वहाँ जो उन्होंने देखा वो एक बहुत ही डरावना दृश्य था। जलते हुए गांव, भूखे लोग, चारों तरफ फैला हुआ खून खराबा, रेप, गैंग रेप और महिलाओं के साथ वायलेंस हर जगह कॉमन था। इस देश ने 3 सिविल वॉर लड़े। एक्चुअली यहाँ का सीन ऐसा है कि अगर कबीलाओं के लीडर्स आपस में लड़ते हैं तो उन कबीलाओं के लोग भी अपने लीडर्स के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं। साउथ सूडान में वायलेंस का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु पॉप फ्रांसिस इस सिविल वॉर को रोकने के लिए साउथ सूडान के प्रतिद्वंदी नेताओं के पैर तक चूम लिए ताकि ये क्षेत्र में शांति बहाल करें। साउथ सूडान के बहुत से क्षेत्र क्रूड ऑयल से भरपूर हैं, इसी वजह से बहुत से ग्रुप अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा चाहते हैं। साउथ सूडान की सरकार ऐसे 7 बड़े ग्रुप से लड़ रहा है जो सरकार के साथ साथ आपस में भी लड़ रहे हैं। साउथ सूडान में दिनका सबसे बड़ा ट्राइब ग्रुप है, उसके बाद दूसरे नंबर पर नुएर आता है। इन दोनों की लड़ाई में ही एक ही सप्ताह में 1000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ से दूसरी जगह विस्थापित हो गए। ये लड़ाई 14 दिसंबर 2013 से 22 फरवरी 2020 तक चला। इनके बीच 2016 में यूनाइटेड नेशन शांति समझौते के लिए साउथ सूडान आए, लेकिन ये वार्ता सफल नहीं हुआ। 2013 से 2020 तक इस लड़ाई में 3,83,000 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। 43 लाख लोग विस्थापित हुए, जिनमें से करीब 20 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए और 22 लाख से ज़्यादा दूसरे पड़ोसी देशों में शरणार्थी बन गए। 2020 में फिर से देश में शांति के लिए रिक मास्टर और सल्वा किर ने यूनिटी सरकार का गठन किया। राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता, गंभीर सूखा, हिंसा और भोजन की कमी ने ऐसा कंडीशन कर दिया कि 72 लाख से ज़्यादा लोगों को मदद की ज़रूरत है। 69 लाख लोगों के पास पर्याप्त खाने को नहीं है। इसके अलावा डायरिया और मलेरिया जैसे बीमारियों ने इनकी हालत और ख़राब कर दिया। इनके यहाँ हर 4 में से 1 बच्चा डायरिया से पीड़ित। साउथ सूडान ने सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा कर दिया। साउथ सूडान के 8,49,000 सूडान में, 4,22,000 इथोपिया में, 1 लाख कॉन्गो में, 8,25,000 युगांडा में और 1,16,000 लोग केन्या में शरणार्थी की ज़िंदगी जी रहे हैं। 19,000 के करीब नाबालिग लड़के इस लड़ाई में शामिल हैं। शरणार्थियों में 60% बच्चे हैं और 70% बच्चे स्कूल से बाहर हैं।
सलवा और रिक के प्रयासों से एकता सरकार की स्थापना हो गया है और गृह युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन लाखों लोग अब भी बदतर हालात में हैं। दूसरे देशों में शरणार्थी अब भी अपने देश लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये शांति हमेशा बनी रहे और साउथ सूडान में समृद्धि और विकास हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और कुछ नया सीखते रहें।